गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा चौधरी और मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप कक्षा 9th की साइंस, जिसके अंदर बच्चों हम चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग की स्टडी कर रहे हैं। और जिसके पार्ट फर्स्ट के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे पदार्थ व अवस्थाएं, यानी ये मैटर क्या होता है और मैटर की जो फिजिकल स्टेट है यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये क्या होती हैं और इनका जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का वो क्या होता है। जैसे हमने यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो बच्चों ये होती हैं मैटर की स्टेट फिजिकल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल कंजेस्टेड होते हैं, यानी उनकी जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है। और इसी तरीके से हमें यहाँ दिख रहा है कि जो जार है यानी जो बीकर है उसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है यानी वो क्या है, उनके कण दूर दूर हैं। और गैसों के अंदर हम देखें तो इनके कण और भी अधिक दूर दूर हैं, जिनकी हम आगे विस्तृत रूप से स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले बच्चों हमने लिखा है यहाँ पदार्थ, यानी जिसे इंग्लिश के अंदर कहा जाता है मैटर। तो हमारे सराउंडिंग यानी ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं नेचर के अंदर वो क्या होती हैं, मैटर होती हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, या ये जो स्क्रीन है मेरे पीछे ये है, या फैन है, या फिर ट्यूबलाइट है, या हम कहें जैसे मेरे सामने चेयर रखी हुई है, टेबल है, या सन है, स्टार है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैटर ही तो होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, मैटर क्या होता है, जिनका कुछ ना कुछ मास हो और जो प्लेस ऑक्यूपाई करते हों वही क्या होते हैं, मैटर होते हैं यानी पदार्थ होते हैं। तो इसी के कारण अगर ये मार्कर मेरे हाथ में है तो देखने में तो ये मुझे लाइट लग रहा है बिल्कुल ही, लेकिन अगर वेइंग मशीन में रखते हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। और बच्चों इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि हमने मान लिया कि इसका मास तो है लेकिन इसको स्थान भी चाहिए, यानी एक टेबल मान ली हमने और उस टेबल के ऊपर खूब सारा सामान रखा हुआ है और उस पर इंच भर भी जगह है नहीं। अब मुझे क्या करना है, इस मार्कर को उस टेबल पे रखना है, या फिर हम ये समझ लें कि एक बॉल है, ठीक है, और उस बॉल को मुझे क्या करना है, उस टेबल पे रखना है। तो उसको रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेबल पर 1 इंच भी जगह पहले से है नहीं। तो मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो वहां से हटाना पड़ेगा और तभी मैं उस बॉल या फिर इस मार्कर को रख पाऊंगी। तो इसीलिए जैसे ही उस बॉल को रखेंगे तो उसके लिए जो जगह चाहिएगी, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो क्या करेगी, यानी प्लेस ऑक्यूपाई करेगी, यानी स्थान घेरती है। और स्थान घेरती है इसका मतलब क्या है कि उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा और तभी तो वो स्थान घेर रही है यानी प्लेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो इसी कारण हम कह रहे हैं कि इस नेचर के अंदर जो ऑलमोस्ट चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, मैटर होती हैं, क्योंकि उसका हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ मास भी होता है और वो प्लेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। इसी के साथ बच्चों जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें से किसी भी एक सेंस ऑर्गन के द्वारा उनको फील किया जा सकता है। अब बच्चों हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट का मतलब क्या है कि हमारे चारों ओर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैटर नहीं होती। हम कह रहे हैं कि जैसे ये ट्यूबलाइट है वो मैटर है, क्योंकि ट्यूबलाइट का कुछ ना कुछ मास भी है और प्लेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन उस ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है यानी जो प्रकाश आ रहा है, जो रोशनी हमारे तक पहुंच रही है, उसका मास नहीं होता है और ना ही वो प्लेस ऑक्यूपाई करती है। इसी के कारण वो क्या नहीं होती, यानी मैटर नहीं होती, क्योंकि बच्चों जो लाइट होती है वो फोटोन से मिलकर बनी हुई होती है और उसका डल नेचर होता है, जो हम आगे की क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। बस हमें यहाँ इतना ही ध्यान रखना है 9th क्लास के लिए कि जो लाइट है यानी जो हमारी तरफ रोशनी पहुँच रही है वो क्या नहीं होती, मैटर नहीं होती। इसी तरीके से बच्चों जैसे लाउड स्पीकर है, तो लाउड स्पीकर है उसने तो कुछ ना कुछ स्थान घेर रखा है और उसका कुछ मास भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर है वो तो क्या है, मैटर है, लेकिन उस लाउड स्पीकर से जो साउंड आ रही है वो मैटर नहीं है, क्योंकि जो साउंड हमारे कानों तक पहुंच रही है उसका कुछ मास नहीं होता और ना ही उसके लिए क्या होता कि ये प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसी के साथ बच्चों जैसे हमने एक भगोना लिया और उस भगोने के अंदर गर्म पानी है या गर्म दूध है, हम जैसे ही भगोने को टच करते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी उनमें जो हीट निकल रही है उससे हमारे हाथ गर्म हो रहे हैं। लेकिन क्या वो हीट हमें ये कहती है कि हमें आपके हाथों को गर्म करने के लिए जगह चाहिए, यानी वो प्लेस ऑक्यूपाई करती है? नहीं करती। अगर हम हाथ को टच करेंगे उस भगोने से तो भी हमारे हाथ तो गर्म हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हीट है वो भी क्या होती है, यानी मैटर नहीं होती है। और इसीलिए हमने ऑलमोस्ट शब्द काम में लिया है, क्योंकि हमारे अराउंड हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट चीज़ें हैं वो तो मैटर हैं, लेकिन जैसे लाइट हो गई, हीट हो गई, या साउंड हो गई, या इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या नहीं होती बच्चों, मैटर नहीं होती। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैटर वही होती है, यानी हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम यहाँ कहें कि मैटर हमने ये लिखा
तो बच्चों जो मैटर होता है उसके लिए जो दो विशेषताएं होती हैं वो स्पेसिफिक होनी ही होनी चाहिए, यानी उनमें विशिष्ट रूप से वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी तभी वो क्या होगा, मैटर होगा। एक तो हम कह रहे हैं कि उसका कुछ ना कुछ मास होता है, यानी उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और दूसरा बच्चों हम कह रहे हैं कि वो क्या करेगी, यानी प्लेस ऑक्यूपाई करती है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है बच्चों कि ये दोनों विशेषता जिसके अंदर प्रेजेंट होंगी इस नेचर के अंदर चीज़ों में, वो क्या होगी, मैटर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, देखो, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं, यानी मैटर कहते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर है, बादल है, तारे हैं, पौधे हैं एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण है, ये सभी पदार्थ हैं। अब बच्चों हम कह रहे हैं कि जैसे पानी की एक बूंद यानी वाटर की जो एक ड्रॉप होती है उसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और वो होते हैं ऑलमोस्ट 10⁻21 पार्टिकल एक वाटर की ड्रॉप के अंदर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, क्या होती है, मैटर होती है। इसी तरीके से बच्चों हमने कहा कि जैसे पौधे हैं, यानी हमने क्या करा, एक फर्श पे प्लांट रखा हुआ है, तो जो प्लांट रखा हुआ है तो उसने भी क्या कर रखा है, यानी स्थान घेर रखा है, और साथ में उसका कुछ ना कुछ मास भी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो क्या है, मैटर है। इसी तरीके से बच्चों हम इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चे हैं और उसको कंप्यूटर पे कोई चीज़ देखनी है, तो टेबल पे क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, और चेयर पे वो बच्चा बैठा हुआ है। तो बच्चों देखो, अब वो चेयर है वो भी क्या है, यानी मैटर है, क्योंकि उसने कुछ स्थान भी घेर रखा है और उसका कुछ मास भी है। इसी तरीके से जैसे टेबल है और उसके ऊपर रखी हुई कंप्यूटर है, या फिर वो उस बच्चा पढ़ते पढ़ते थक गया है और उसको क्या चाहिए, यानी मिल्क या फिर उसको कॉफ़ी चाहिए, तो जिस बर्तन के अंदर कॉफ़ी डाली हुई है या फिर जो कॉफ़ी है तो सबने क्या कर रखा है, यानी स्थान घेर रखा है और उनका कुछ ना कुछ मास भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे अराउंड ऑलमोस्ट जो चीज़ें होती हैं नेचर के अंदर वो क्या होती हैं, मैटर होती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, यानी उनका मास होता है, और ये कुछ स्थान घेरती हैं, और स्थान तभी घेरती हैं जब उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है, तभी तो वह वस्तु स्थान घेरती है। अर्थात पदार्थ स्थान घेरता है और उसका कुछ द्रव्यमान भी होता है। जो हमने आपको दो विशेषताएं बताई थी वो यही है। उसके बाद में बच्चों देखो, जैसे ये आइस का पीस है, अब इस आइस के पीस ने भी क्या कर रखी है, यानी स्थान घेर रखा है इसने, और इसका कुछ ना कुछ मास भी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, मैटर है। इसी तरीके से बच्चों जैसे ये चेयर है, तो इस चेयर ने भी क्या कर रखा है, यानी प्लेस ऑक्यूपाई कर रखा है, और साथ में इसका कुछ ना कुछ मास है, और हमने यही तो कहा कि जिसका कुछ ना कुछ मास हो और प्लेस ऑक्यूपाई करे वही क्या होता है, मैटर होता है। इसी तरीके से बच्चों ये जो आलमंड्स हैं इनके अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ मास है, और इन्होंने भी प्लेस ऑक्यूपाई कर रखा है। और इसी तरीके से और भी खूब सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फैन हो गया, कूलर हो गया, और इसी तरीके से वॉच हो गई, तो इनने सब ने क्या कर रखा है, यानी स्थान घेर रखा है और इनका कुछ मास है, इसीलिए क्या है, ये मैटर है। नेक्स्ट देखो बच्चों, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी इनका जो फिजिकल जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, यानी हम कह रहे हैं कि जो मैटर होते हैं वो किनसे मिलकर बने हुए होते हैं, वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बच्चों हमने ये भी चीज़ कही कि जल की जो एक बूंद होती है, यानी ये जो जल की एक बूंद है वो 10⁻21 जो पार्टिकल हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बच्चों जैसे हमने कहा सैंड है, तो वो सैंड हमें दूर से तो कैसे दिखाई देती है, स्मूथ दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हम उस रेत को हाथ में लेकर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं, उनके पार्टिकल दिखाई देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये किनसे मिलकर बनी हुई होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी के साथ बच्चों इनकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी लेयर कंटिन्यूअस नहीं होती है, यानी सतत लेयर इनके अंदर नहीं पाई जाती है। अब बच्चों ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी जो बैक्टीरिया देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं उस माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम इन कणों को नहीं देख पाते। और इन कणों को देखने के लिए बच्चों हमें स्कैनिंग टेलरिंग माइक्रोस्कोप है उसका यूज करना पड़ता है, यानी ये इतने छोटे होते हैं कि हमें जो बैक्टीरिया देखते हैं उन माइक्रोस्कोप से भी इन्हें हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए बच्चों इनको देखने के लिए स्कैनिंग टेलरिंग माइक्रोस्कोप होती है उसका यूज
किया जाता है, यानी इतने छोटे होते हैं जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं मैटर। यह सतत नहीं होते, यानी कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, यानी बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने बीकर के अंदर 100 ml वाटर ले रखा है और इसके अंदर यानी नेक्स्ट बीकर में हमने क्या करा, एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का। अब बच्चों हमने कहा देखिए ये क्रिस्टल है किसका, यानी KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का क्या है, ये क्रिस्टल है। अब बच्चों इसके अंदर हमने ये देखा कि ये जो क्रिस्टल है ये खूब सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, यानी इस तरीके से इस क्रिस्टल के अंदर खूब सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। अब हमने क्या करा, यानी सेकंड बीकर के अंदर जो 100 ml वाटर था उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का। अब बच्चों इस क्रिस्टल को जब हम डाल देते हैं तो उसके बाद में जो वाटर का कलर है वो हो जाता है पिंकिश वॉयलेट कलर। अब हमने क्या करा, यानी सेकंड बीकर में से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लिया, यानी ये जो मिक्स किया हुआ था क्रिस्टल में वो वाला वाटर ले लिया। अब उसको हमने क्या करा, 100 ml जो वाटर है बीकर के अंदर उसमें उसको डिजोल्व कर दिया। तो हमने देखा कि जो कलर है वो सेकंड वाले बीकर से थर्ड वाले बीकर का जो कलर है वो थोड़ा लाइट होता है, लेकिन कलर उसमें दिख रहा है। इसी तरीके से बच्चों हमने क्या करा, थर्ड बीकर में से हमने जो सॉल्यूशन बना हुआ है यानी क्रिस्टल डिजोल्व करने के बाद में जो वाटर है उसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया 10 ml और उसको हमने फोर्थ बीकर के अंदर डाल दिया। तो बच्चों इसके अंदर भी जो कलर है वो लाइट हो गया, लेकिन कलर फिर भी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से फोर्थ बीकर का जो सॉल्यूशन था उसको हमने 10 ml ले लिया और उसको हमने डाल दिया फिफ्थ बीकर के अंदर। तो बच्चों हमने देखा कि फिफ्थ बीकर है उसके अंदर जो कलर है वो थोड़ा लाइट हो गया और भी। इसका मतलब सीधा सा यही है कि इसके अंदर यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट था उसका जो कलर आ रहा था उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो लास्ट तक भी दिखाई दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो उस पानी के अंदर भी इसके डिजोल्व हो गए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रेजुअली जो कलर है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, लेकिन उसका प्रभाव तो फिर भी बना हुआ है। ये प्रभाव तभी तो बना हुआ है जब उसके अंदर यानी पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं या हम कहें कि उस क्रिस्टल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो लास्ट तक यानी जो फिफ्थ वाला जो बीकर है उसके अंदर भी हैं, इसलिए उसका कलर वो शो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं यानी इनको तनुकृत कर रहे हैं तो कलर है उसकी इंटेंसिटी कम होने के कारण वो हल्का जरूर हो जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स उसके अंदर इतने छोटे होते हैं कि वो लास्ट वाले बीकर तक भी क्या हो रहे हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, यानी उसको रंगीन कर रहे हैं पानी को। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, यानी जो कलर है उसकी जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली कम होती जाती है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और इसके अंदर जो लास्ट वाला बीकर है बच्चों उसके अंदर भी उस जो क्रिस्टल के कुछ ना कुछ पार्टिकल हैं और इसीलिए वो क्या कर रहा है यानी कलर शो कर रहा है, और लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो कलर की कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एक या दो पार्टिकल ही गए हैं। तो इसी के कारण हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन वो कण इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के अगर बहुत थोड़े से क्रिस्टल लें तो उनसे यानी बहुत अधिक जल की मात्रा या हम कहें कि 1000 लीटर तक जल की मात्रा है उसको रंगीन किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, यानी एक क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का वो भी क्या होगा यानी खूब सारे पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ होगा, जो ये चीज़ सिद्ध कर रहा है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं और वो पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं।
ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। यानी जो मैटर होते हैं, जो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उनके अंदर एक स्टेज ऐसी आती है जब हम इनको और विभाजित नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और वो पार्टिकल होते हैं बच्चों एटम्स, यानी जो परमाणु होते हैं उन्हीं से ये मिलकर बने हुए होते हैं। और परमाणु से बाद में हमने देखा था क्या मिलकर बनते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स हैं वो इन परमाणुओं से ही बनते हैं। तो इस तरीके से जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको हम और विभाजित नहीं कर सकते, यानी वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरीके से यानी जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, और वो पार्टिकल हमने कहा क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी हम आगे विस्तृत रूप से स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। यानी हमने कहा कि पदार्थ है वो किनसे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अब बच्चों ये जो पदार्थ के कण होते हैं इनके बीच में क्या पाया जाता है, यानी रिक्त स्थान पाया जाता है। अब हम इस तरीके से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यानी हमने क्या करा, एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर बच्चों हमने क्या कर दिया, यानी वाटर डाल दिया इस तरीके से। तो ये तो क्या हो गया, वाटर हो गया इस बीकर के अंदर, और इसके अंदर बच्चों हमने एक चम्मच क्या डाल दिया, यानी साल्ट डाल दिया। तो बच्चों हमने देखा कि पानी का लेवल मान लो पहले भी इतना ही था, और जब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, यानी साल्ट डाल दिया, तो उसके बाद में भी पानी का लेवल है वो एज इट इज़ है, यानी सेम ही है। इसका मतलब ये है कि नमक डालने के बाद में पानी का लेवल है वो नहीं बढ़ा। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जैसे पानी के जो ये कण हैं इस तरीके से, तो इनके बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, और इन पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उन्हीं के बीच में क्या आ जाते हैं, यानी साल्ट है उसके पार्टिकल इस तरीके से आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और ये कण होते हैं यानी पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, और इसी के कारण पानी का जो लेवल है वो सेम ही बना हुआ है। यानी जब पानी के अंदर हम एक चम्मच साल्ट डाल देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि पानी के जो कण हैं जिनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, और उन रिक्त स्थानों के बीच में कौन जाके डिजोल्व हो जाता है, यानी साल्ट है उनके पार्टिकल वहाँ जाकर डिजोल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से पानी का लेवल है वो सेम ही बना रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे नमक, शर्करा, डिटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, यानी जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी तो सबके घर में बनाते हैं, और उस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हो। यानी हमने क्या करा, एक बर्तन लिया और उस बर्तन के अंदर हमने क्या करा, यानी पानी ले लिया, और उस पानी के अंदर हमने शुगर है उसको डिजोल्व कर दिया। अब बच्चों जैसे उस पानी के अंदर हम शुगर डाल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो पानी का लेवल बढ़ गया, नहीं बढ़ता ना। इसका मतलब क्या है कि जो पानी है, जो उसके कण हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, और उन रिक्त स्थानों के बीच में जो शुगर है उसके क्रिस्टल जाके डिजोल्व हो जाते हैं और उसका लेवल सेम बना रहता है। इससे यही बात सिद्ध होती है कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से तो मिलकर बने होते हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्थान पाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यानी यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। यानी हमने क्या करा, ये एक बीकर लिया। अब इस बीकर के अंदर बच्चों हमने क्या डाल दिया, पहले बीकर में सिर्फ जल है, और दूसरे बीकर में हमने क्या करा, यानी एक चम्मच क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब बच्चों हमने क्या करा, इसको एक स्ट्रो से इसको क्या करा, हिलाया, यानी मिक्स करा। तो जब हम इसको हिलाते हैं बच्चों तो ये जो जल है इसके बीच बीच में ये जो इसके कण हैं उनके बीच में हमें रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से जैसे ही हम इसके अंदर नमक डालते हैं तो नमक डालने के बाद यानी नमक के जो कण होते हैं वो जल के जो कण हैं जिनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है वहाँ जाकर ये क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और इसी तरीके से यानी जल और नमक का जो विलयन बन जाता है, यानी
उस जल का जो लेवल है वो बीकर में सेम ही बना रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है जो कणों से मिलकर बना हुआ होता है उनके बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं और इसीलिए जो जल का लेवल है वो सेम ही बना रहता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी जो पदार्थ है जो कणों से मिलकर बना होता है तो उनके जो कण होते हैं वो निरंतर मूवमेंट करते रहते हैं। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जैसे ही वो कण मूवमेंट करेंगे तो उसको मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ने से तो जो पदार्थ के कण हैं वो भी क्या करना शुरू कर देते हैं, यानी गति करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी निरंतर ही मूवमेंट करते रहते हैं। अब इस चीज़ को समझ सकते हैं बच्चों हम एक एग्जाम्पल से, यानी हमने कहा कि ये हमने क्या ले लिया, एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया बच्चों, पानी डाल दिया इस तरीके से। अब बच्चों देखो इसके अंदर, यानी ये बीकर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और हमने इसको कुछ समय तक क्या रख दिया, यानी टेबल पे रख दिया और हमने सोचा कि पानी का जो लेवल है यानी हमें ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो पानी के कण हैं वो हमें स्थिर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उससे हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि वो कण मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन बच्चों हमने क्या करा, उसके अंदर यानी 2 या 3 ड्रॉप किसकी डाल दी, यानी इंक की डाल दी। तो जैसे ही हम जिस कलर की भी इंक इसके अंदर डालते हैं, यानी इस बीकर के पानी के अंदर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात, यानी अगर उसको 10 मिनट बाद में अगर ऑब्जर्व करते हैं कि टेबल के ऊपर जो ग्लास रखा था जिसके अंदर हमने 2 या 3 ड्रॉप इंक की डाल दी, तो वो कुछ समय पश्चात देखने पर हमें पता चलता है कि वो जो इंक है यानी जिस कलर की भी है तो वो उस पानी के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। इसका मतलब क्या है, यानी मान लो हमने ब्लू कलर की इंक ली तो वो पानी है वो ब्लू हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो पदार्थ के जो कण हैं जो क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, यानी जैसे इस वाटर के जो कण हैं जो मूवमेंट कर रहे थे, तो इन पानी के कणों की गति के कारण, यानी इनके कणों में जो वाइब्रेशन हो रही थी उसी के कारण जो इंक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करना शुरू कर देते हैं, यानी मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और इसी के कारण ये इंक है वो इस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है और इसका कलर हमें दिखाई देता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर ही गति करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चों जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, तेजी से मूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यानी हमने कहा कि पदार्थ के जो कण हैं वो अपने आप एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, अंतः मिश्रित हो जाते हैं और पदार्थ के जो कणों का आपस में यानी अपने आप ही अंतः मिश्रित होने का जो गुण होता है बच्चों वो कहलाता है विसरण, या जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं डिफ्यूजन। तो बच्चों अगर ये चीज़ हम देखें सॉलिड के लिए, क्योंकि हमने कहा कि जो ऑलमोस्ट सराउंडिंग हमारे चारों तरफ यानी हम कहें जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, मैटर होती हैं, और हमने ये भी बताया आपको कि जो मैटर होते हैं उनके अंदर उनका फिजिकल क्लासिफिकेशन भी होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है। और फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने आपको बताया कि जैसे हमने फर्स्ट स्क्रीन पे भी लिखा हुआ था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट होती है मैटर की। तो बच्चों जैसे हम कह रहे हैं कि सॉलिड है तो हमने कहा कि जैसे राइस रखे हुए हैं और दाल रखी हुई है तो क्या वो अपने आप मिक्स हो जाते हैं, नहीं होते, क्योंकि बच्चों जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही रेयर होता है, यानी वो उनके अंदर ना के बराबर होता है। लेकिन बच्चों अगर हम कह दें कि जैसे कोई लिक्विड है तो उस लिक्विड के अंदर सॉलिड है, या फिर हम ये कहें कि जैसे लिक्विड के अंदर लिक्विड या फिर लिक्विड है उसके अंदर गैस, ये सारे क्या हो सकते हैं, निविसरित हो सकते हैं।
तो हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे सॉलिड होते हैं उनके अंदर विसरण की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत रेयर होती है, लेकिन लिक्विड में सॉलिड से अधिक होगी, और गैसेस के अंदर विसरण की जो क्षमता होती है वो और भी अधिक होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। और हमने यही तो बताया था कि जैसे हमने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, यानी 1 चम्मच नमक डाल दिया। तो बच्चों बीकर में हमने जो जल लिया है, तो जल तो क्या है, लिक्विड है, यानी वो तो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। और हमने जो नमक डाला वो किस अवस्था में, यानी उसकी क्रिस्टल है, तो वो सॉलिड अवस्था में है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान था जल के, इसीलिए जो नमक के जो पार्टिकल थे वो उनके रिक्त स्थानों के बीच में समावेशित हो गए, और इसी के कारण वो क्या हो गए, अंतः मिश्रित हो गए, यानी वो नमक है वो उस वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया। नेक्स्ट है बच्चों देखो, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। यानी जो दो भिन्न पदार्थ हैं उनके जो कण हैं अगर वो अपने आप ही मिश्रित हो जाते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है विसरण, यानी जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट है बच्चों, गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। नेक्स्ट देखो, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। हमने कहा कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो निरंतर मूवमेंट करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से ही क्या होते हैं, यानी वो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। अब बच्चों हमने कहा कि पदार्थ है यानी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो इनके बीच में क्या होता है, यानी एक आकर्षण बल होता है जो इनको क्या करता है, बांधे हुए रखता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो आकर्षण बल होता है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो बच्चों ये कोहेसिव जो फोर्स होता है, इस फोर्स के आकर्षण के कारण जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से यानी बंधे हुए रहते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच एक बल कार्य करता है, और यह बल कणों को एक साथ रखता है, यानी उनको एक साथ बांधे हुए रखता है। तो इस तरीके से इनके अंदर क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, यानी ये जो आकर्षण बल है पदार्थ के कणों के बीच में वो पदार्थों के सामर्थ्य के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। यानी हम कहें जैसे सॉलिड स्टेट है तो उस सॉलिड स्टेट के अंदर पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, यानी उनके मध्य में रिक्त स्थान होता है वो न के बराबर होता है, और उसी के कारण उनके मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। और ठोस के कंपेरिजन में जो लिक्विड स्टेट होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है। इसी तरीके से बच्चों जैसे गैस स्टेट होती है तो गैस स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, यानी उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोस और द्रव दोनों से ही कम होता है, यानी बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके से हमने कहा कि प्रत्येक पदार्थ में ये अलग अलग होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ठोस पदार्थों में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, जबकि द्रव एवं गैसीय पदार्थों में ठोसों की तुलना में आकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, पदार्थ की अवस्थाएं, यानी हमने कहा कि जो मैटर है यानी हमारे चारों तरफ ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, मैटर होती हैं। अब इस मैटर के हम कह रहे हैं कि कुछ स्टेट होती हैं, यानी हम कहें कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसकी 3 स्टेट होती हैं, यानी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। अब बच्चों हम ये कह रहे हैं कि मैटर है तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड में भी और गैस स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ये जो हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है वो कैसी है, सॉलिड है, और इसी तरीके से मुझे ये जो मार्कर दिखाई दे रहा है ये भी कैसा है, सॉलिड है। या मैं कहूँ ये मेरे सामने चेयर रखी हुई है, ये टेबल रखा हुआ है, या फिर ये दरवाज़ा है, या ये वॉच लगी हुई है, तो ये क्या है, यानी सॉलिड स्टेट के अंदर है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो सॉलिड होते हैं जो उनके कण होंगे वो बहुत ही पास पास होते हैं, यानी उनकी डेंसिटी होती है वो
अधिक होती है और उनके बीच में यानी रिक्त स्थान होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, यानी न के बराबर पाए जाते हैं। और इसी के कारण ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, यानी वो मजबूती से बंधे हुए होते हैं उस आकर्षण बल के कारण। और इसी के कारण हम कहते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, यानी उनके अंदर बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से बच्चों हम कह रहे हैं कि जैसे ठोस पदार्थ है तो वो तो हमें समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, यानी प्लेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और साथ में उसका कुछ ना कुछ मास भी है, क्योंकि हमने कहा कि ये चेयर रखी हुई है, तो ये चेयर जहाँ रखी हुई है तो इसने कुछ स्थान तो घेर ही रखा है ना, इसी तरीके से इसका कुछ मास भी है। तो ये चीज़ हमें सॉलिड के लिए तो समझ में आ गई कि सॉलिड क्या है, मैटर है। इसी तरीके से बच्चों जैसे लिक्विड है, यानी हमने क्या करा, एक बकेट ली और उस खाली बकेट को लेकर हमने जैसे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर और इसी तरीके से बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट पे आए, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा, उस बकेट को पूरा पानी से भर दिया। अब पूरा पानी से जब भर दिया उसके बाद में हम उसको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर गए और बी पॉइंट से लेकर हम वापस ए पॉइंट पे आए। तो बच्चों हमने ऑब्जर्व करा कि वो बकेट है वो हमें पहले से क्या लग रही है, भारी लग रही है। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है उसका क्या है, मास है, और उसी मास के कारण वो हमें भारी लग रही है। इसी के साथ बच्चों देखो, उस वाटर को हमने बकेट में पूरा भर दिया। अगर हम उसमें 1 कप पानी और डालना चाहें या हम मान लो 1 कप उसमें दूध मिक्स कर रहे हैं, तो क्या वो उसके अंदर भर पाएगा? नहीं भरेगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसने प्लेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है और उसका कुछ मास भी है। तो ये चीज़ हमें किसके लिए समझ में आ गई, लिक्विड स्टेट के लिए समझ में आ गई। उसके बाद में बच्चों हम कहते हैं कि जैसे जो गैसेज होती हैं वो भी क्या करती हैं, यानी उनका भी कुछ ना कुछ मास होता है और वो भी प्लेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो हम समझ सकते हैं एक डायग्राम से। जैसे हमने कहा बच्चों ये एक स्केल है, ठीक है, और इस स्केल पे मैंने 2 बलून लगा रखे हैं इस तरीके से, और उनके अंदर क्या भरी हुई है, मैंने हवा भरी हुई है। इस तरीके से मैंने इस साइड भी 2 बलून लगा रखे हैं और इनके अंदर भी क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। अब ये स्केल है वो मुझे कैसे दिखाई दे रही है, यानी स्ट्रेट दिखाई दे रही है, यानी दोनों बलून जो हैं इस साइड और दोनों बलून इस साइड हैं, उनके अंदर हवा है वो इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो ये स्केल है वो मुझे स्ट्रेट ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बैलेंस के अंदर है। और हमें इस तरीके से जैसे तराजू है उसे समझ सकते हैं, यानी हम जैसे वेजिटेबल या फ्रूट खरीद के लेके आते हैं तो उस तराजू से जब उसको हम क्या करते हैं, तोलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक साइड तो हम क्या रख देते हैं, यानी वेजिटेबल या फ्रूट रख देते हैं, और दूसरी तरफ क्या रखे हुए होते हैं, बाट रखे हुए होते हैं। तो अगर वो दोनों बैलेंस के अंदर होते हैं तो उस तराजू के बीच में जो निडल होती है वो मिड पॉइंट पे होती है। इसका मतलब है कि दोनों का जो मास है वो इक्वल है। लेकिन बच्चों अगर मान लो मैं इनमें से क्या करूं, यानी इस पेयर जो बैलून है इनका, तो उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इनकी हवा निकाल दी। तो इनकी जब मैं हवा निकाल दूंगी तो इससे क्या होगा, ये जो स्केल है वो इस तरीके से हो जाएगी, यानी इसके अंदर ये वाले बलून तो इस तरीके से आ जाएंगे और ये वाले जो बलून हैं जो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इनकी हवा निकल गई। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो हवा थी जो इन बैलून के अंदर भरी हुई थी उनका कुछ ना कुछ मास था, और मास होने के कारण तो ये स्केल क्या हो गया, यानी टेढ़ा हो गया, यानी झुक गया थोड़ा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो गैस स्टेट होती है उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। अब इसी के साथ बच्चों हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो गैस होती है वो भी क्या करती है, प्लेस ऑक्यूपाई करती है। तो ये क्या आ गया, ये तो हमने समझ लिया कि उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। पहला है जैसे ठोस, यानी जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं बच्चों सॉलिड। दूसरा है बच्चों द्रव, यानी जिसे इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं लिक्विड। उसके बाद में बच्चों थर्ड है गैस। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएंगी, यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं आ गई। तो आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बच्चों सॉलिड से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हम शक्कर काम में ले रहे हैं उसका क्रिस्टल है, जो नमक काम में ले रहे हैं, जो चेयर है, जो फैन है, जो टेबल है या वॉच लगी हुई है, या जो पीछे ये स्क्रीन है, या मेरे मार्कर मेरे हाथ में है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, यानी सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। उसी के तरीके से बच्चों हम देखें जैसे लिक्विड के अंदर, तो हम जो वाटर पीते हैं या फिर हम ये कहें कि जैसे जो जूस हम पी रहे हैं या जो कॉफ़ी पी रहे हैं, जो चाय पी रहे हैं, जो दूध पी रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विड क्या होते हैं। उसके बाद में बच्चों जैसे गैस, तो हम कह रहे हैं कि वायु जो होती है वो गैसों का मिश्रण होता है, यानी हम जो सांस
ले रहे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन गैस है या फिर हम क्या करें कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, इसके अलावा भी जैसे नाइट्रोजन है, आर्गन है और अन्य जो गैसें हैं, तो वो इस वायु के अंदर मिश्रित होती हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उनकी भी क्या है स्टेट होती है, और वो होती है गैस स्टेट। तो इस तरीके से पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हम इस डायग्राम से समझते हैं। यानी हमने कहा कि जो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों ही क्या करते हैं, यानी ये मैटर हैं, तो इसलिए ये प्लेस भी ऑक्यूपाई करेंगे और साथ में इनका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो बच्चों ठोस के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि इनका मास भी होता है और ये प्लेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। इसी के साथ मैंने आपको लिक्विड के लिए भी बता दिया कि इनका भी कुछ मास होता है और ये भी प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं। और मैंने गैस के लिए आपको बता दिया कि इनका मास होता है, जो बलून वाला एग्जाम्पल लेकर। इसी के साथ बच्चों हम ये भी देखते हैं कि इनके अंदर प्लेस ऑक्यूपाई कैसे होता है गैसेस के अंदर। तो बच्चों हमने क्या करा, जैसे ये एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर हमने क्या भर लिया, जैसे ये वाटर भरा हुआ है इस तरीके से, और इसके अंदर बच्चों हमने देखा कि एक ग्लास है, जैसे ये एक ग्लास है ऐसे, और इसके पेंदे के अंदर क्या लगी हुई है बच्चों, कॉटन लगी हुई है। तो ये जो कॉटन है, अब इस ग्लास को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा का ऐसा उल्टा करके कहाँ रख दिया, यानी इस बीकर के अंदर जो जल भरा हुआ था उसके अंदर रख दिया इस तरीके से। तो मैंने इसको क्या करा, ऐसा का ऐसा स्ट्रेट रख दिया। तो बच्चों जब इसको स्ट्रेट रखते हैं तो इसके अंदर ये मान लिया हमने क्या लगी हुई है, कॉटन लगी हुई है, तो जो वाटर का लेवल है वो यहाँ तक ही जाता है, यानी इससे ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, और इस एयर के कारण ही क्या है, यानी ये कॉटन है वो गीली नहीं होती है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है ना कि जो ये एयर है ये भी क्या कर रही है, यानी प्लेस ऑक्यूपाई कर रही है। अब बच्चों मान लो मैंने इस बीकर को, ये जो वाटर भरा हुआ है इसके अंदर मैंने देखा कि इस ग्लास को मैं अगर थोड़ा सा टिल्ड कर दूं, यानी थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, तो मैंने क्या करा, इस ग्लास को इस तरीके से मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। और जब इसको मैंने टेढ़ा कर दिया तो इसके अंदर ये जो कॉटन थी, तो इसके अंदर बच्चों जो वाटर होता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, यानी एयर्स बबल्स निकलते हैं इस तरीके से। तो इसके कारण ही क्या हो जाती है, यानी ये पानी होता है वो उस कॉटन तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि जो एयर बबल्स निकल रहे हैं, यानी ये जो एयर थी इसने क्या कर रखा था, कुछ प्लेस ऑक्यूपाई कर रखा था, और इसी के कारण ये जो कॉटन थी यहाँ ये गीली नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही हमने इसको टिल्ड कर दिया ग्लास को, तो उसके अंदर क्या हुआ, यानी एयर बबल्स थे वो निकल गए और जो वाटर था वो कहाँ तक पहुँच गया, कॉटन तक पहुँच गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो गैस स्टेट होती है मैटर की, वो भी क्या करती है, प्लेस ऑक्यूपाई भी करती है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो बच्चों हम इस डायग्राम से भी समझते हैं, यानी हमने कहा कि जैसे ठोस अवस्था है पदार्थ की, तो ठोस अवस्था के अंदर बच्चों हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ही कंजस्टेड होते हैं, यानी इनकी डेंसिटी है वो अधिक होती है। और जब डेंसिटी अधिक होगी यानी इनके कण बहुत ही पास पास हैं, इसका मतलब ये है कि इनके बीच में रिक्त स्थान है वो न के बराबर पाया जाता है। और जब रिक्त स्थान न के बराबर है और कण पास पास हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो आकर्षण बल है वो भी अधिक होता है। साथ ही बच्चों इनके अंदर आकर्षण बल जब अधिक होगा तो ये मजबूती से बंधे हुए हैं, और जब मजबूती से बंधे हुए हैं तो ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, इनके अंदर बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। इनके अंदर बच्चों जो संपीड़ितता होती है वो नगण्य होती है, यानी न के बराबर होती है। अगर हम इनको दबाना चाहें तो क्या इनको दबा पाते हैं, नहीं दबा पाते, क्योंकि इनके अंदर जो संपीड़ितता का गुण होता है वो नगण्य होता है। इसी के साथ बच्चों जो ठोस अवस्था होती है उनके अंदर विषण है वो भी न के बराबर पाया जाता है। उसके बाद में बच्चों जैसे ये लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ठोस अवस्था की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, और इसके कारण इनके अंदर जो आकर्षण बल है वो ठोस अवस्था की तुलना में कम हो जाता है, और इनके अंदर जो विसरण की कैपेसिटी होती है वो भी ठोस की तुलना में अधिक होती है। और इसी के साथ बच्चों यानी इनका जो आयतन है वो तो निश्चित होता है, लेकिन जिस कंटेनर के अंदर इसको डालते हैं ये उसी का ही आकार ले लेते हैं। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि ये आकार ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं है। अगर हम मान लो बकेट में पानी भर रहे हैं तो वो बकेट का आकार ले लेंगे, अगर हम ग्लास में भर रहे हैं तो ग्लास का आकार ले लेता है, अगर हम जग में
पानी भर रहे हैं तो वो जग का आकार ले लेता है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो लिक्विड स्टेट होती है मैटर की, उसके अंदर उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। हमने कहा कि इनके अंदर जो विसरण की दर होती है वो ठोस की तुलना में अधिक होती है, और साथ में बच्चों इनके अंदर जो संपीड्यता होती है वो भी ठोस की तुलना में अधिक होती है, और इनके अंदर जो आकर्षण बल होता है पदार्थ के कणों के मध्य वो ठोस की तुलना में कम होता है। उसके बाद में बच्चों जैसे गैस स्टेट है तो इसके अंदर आ जाएगा कि इनके जो पदार्थ के कण हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, यानी बहुत ही दूर दूर होने के कारण इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है, और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि जो गैस के जो कण होते हैं उनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है, और काफ़ी रिक्त स्थान है इसी के कारण तो इनमें आकर्षण बल कम होता है, और इसी के कारण इनमें बहुत अधिक मजबूती से बंधे हुए नहीं होते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो विसरण की दर होती है वो भी अधिक होती है, और इसके अंदर संपीड्यता का गुण होता है वो भी अधिक होता है। और संपीड्यता का गुण अधिक होने के कारण ही तो जो एलपीजी यानी जो सिलेंडरों के अंदर भरी हुई होती है खाना बनाने के लिए जो गैस हम बता रहे हैं एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो जो सिलेंडरों में भरी हुई है वो संपीड्यता अधिक होने के कारण ही तो भरी गई है, यानी हम कह सकते हैं कि जो गैस स्टेट होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, संपीड्यता अधिक पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने इन डायग्राम के माध्यम से भी समझ लिया। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। अब बच्चों ये जो क्यूब दिख रहा है यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्या होती है, यानी डेफिनेट शेप होती है, और इसके क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये समझ सकते हैं कि इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब इनके जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी है वो अधिक होती है, और इसीलिए इनके अंदर क्या होता है, आकर्षण बल भी अधिक होता है, यानी मजबूती से बंधे भी होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दृढ़ होते हैं। इनके अंदर विसरण की क्षमता कम पाई जाती है, और इनके अंदर संपीड्यता होती है वो भी नगण्य होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है। ठोस अवस्था में नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, यानी अगर ज़्यादा बल लगा दिया जाता है तो वो ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। अब बच्चों हमने क्या करा, जैसे जो सॉलिड स्टेट है उसके अंदर भी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमने एक तो आयरन की बॉल ली, उसको हैमर से चोट करी, और एक हमने क्या करा, यानी चोक ले लिया और उस पर हमने क्या करा, हैमर से चोट करी। तो हम देखते हैं कि जो आयरन की बॉल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो उसी आकार की बनी हुई रहती है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, नहीं उस चोक पर क्या करते हैं, हैमर से चोट करते हैं, तो वो चोक क्या हो जाता है, एक ही बार के अंदर टूट जाता है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि देखो बच्चों, बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड है उसका आकार बदल जाता है, यानी जब हम बल हटा लेंगे तो वो पुनः अपने उसी आकार में आ जाता है, और अगर हम ज़्यादा बल लगाएंगे तो वो रबर बैंड क्या हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ठोस होते हैं उनके अंदर बाह्य बल लगाने पर हो सकता है उसका आकार थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन अगर बल हटा लेते हैं तो पुनः अपने उसी आकार के अंदर आ जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर वह पुनः अपने आकार में आ जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अत्यधिक बल लगाने पर यह है टूट जाता है। उसके बाद में है, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या प्लेट में रखें या फिर किसी जार में रखें तो उनका जो आकार है वो वही बना रहता है, यानी जैसे नमक का क्रिस्टल है या चीनी का क्रिस्टल है तो आकार तो उसका वही रहता है, और यही हम कह रहे हैं कि जो ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में रख लें या किसी प्लेट या जार में रख लें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते, यानी आकार इनका वही रहता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है और इससे इसका संपीड़न संभव होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। अब बच्चों ये हम टैप देख रहे हैं, तो इस टैप से जो वाटर निकल रहा है तो हम कह रहे हैं कि जो टैप है यानी ये तो कैसा होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, और ये जो वाटर निकल रहा है ये कैसा होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे जो लिक्विड होते हैं यानी उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी उनके बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है ठोस अवस्था की तुलना में। तो अब इनके जो कण होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे, इनके अंदर रिक्त स्थान पाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी के कारण हमने कहा था कि जैसे हमने एक बीकर में क्या लिया था, जल लिया था, और उन जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान होने के कारण उसके
मध्य में जब हमने क्या करा था, यानी साल्ट डिजोल्व करा था, वो डिजोल्व हो जाता है और वाटर का लेवल है वो सेम ही बना रहता है। इसी के साथ बच्चों जो द्रव अवस्था होती है उसके अंदर विसरण की क्षमता ठोस से अधिक होती है और संपीड़ितता होती है वो भी ठोसों की तुलना में अधिक होती है। और हम ये भी कहते हैं कि जो द्रव अवस्था होती है, यानी जैसे वाटर है या फिर हम कहें मिल्क है या फिर जूस है, जो भी लिक्विड स्टेट है उसको अगर हम देखें तो उनका तो आयतन है वो तो निश्चित होता है, लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता है। उसको जिस भी कंटेनर के अंदर डाला जाता है वो उसी का आकार ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं, यानी इनके अंदर फ्लो की कैपेसिटी पाई जाती है क्योंकि ये क्या नहीं होते, दृढ़ नहीं होते। नेक्स्ट देखो बच्चों, नॉट इम्पोर्टेंट, यानी ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं और ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। अब इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, यानी हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट क्या कर लेते हैं, यानी अब्जॉर्ब करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से यानी ये गैसें, यानी जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जलीय जंतु और पौधे सबके लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर, जैसे ठोस को, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि एक बीकर में हमने वाटर लिया और उसके अंदर क्या डिजोल्व करा था, साल्ट डिजोल्व करा था। उसके बाद में जैसे द्रव में द्रव, तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जैसे एक बीकर में हमने वाटर लिया और उसके अंदर हमने क्या डाल दी, 2 या 3 ड्रॉप इंक की डाल दी। इसी तरीके से बच्चों जैसे द्रव है उसके अंदर गैस, तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि एक ग्लास लिया और उसके अंदर पेंदे में हमने कॉटन लगा दी और एक बीकर में जो पानी लेकर उसके अंदर हमने उस ग्लास को उल्टा करके रख दिया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। अब बच्चों इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, यानी हमने कहा ये रबर कॉर्क है और हमने यही तो आपको बताया था कि जो रबर कॉर्क होती है यानी हम कह सकते हैं कि वो किस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। जो गैस है तो इसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, यानी इनके मध्य क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान अधिक होते हैं। और इसी तरीके से बच्चों ये हमने मान लिया क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है और इस तरीके से जैसे वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर आ गया, गैस है वो गैसेस स्टेट के अंदर है ही, और रबर कॉर्क है वो हमने मान लिया किस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो इस तरीके से यानी द्रव के अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों का ही विसरण संभव है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, यानी हमने कहा कि इस डायग्राम के अंदर जैसे ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो जो वाटर है जो किस अवस्था में है, लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो इसके अंदर जो पदार्थ के कण हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी इनके अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है और वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, यानी ठोस हैं उनकी तुलना में द्रव होते हैं उनके अंदर रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है, क्योंकि जो ठोस होते हैं उनके अंदर डेंसिटी अधिक होने के कारण उनके कण तो बहुत ही पास पास होते हैं, यानी उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो तो न के बराबर होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। और जो लिक्विड होते हैं उनमें ठोसों की तुलना में आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि उनके जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं ठोस की तुलना में। नेक्स्ट देखो बच्चों, गैसीय अवस्था, यानी जो गैसेज स्टेट है, तो हमने क्या करा, जैसे ये एक बर्तन है यानी भगोना है, उसके अंदर हमने वाटर रखा हुआ है और उस वाटर को हमने बॉईल करा। जो वाटर को जब बॉईल करा तो उससे क्या निकल रही है, यानी भाप निकल रही है। तो ये किस अवस्था में है, यानी गैसीय स्टेट के अंदर है। तो हम कह सकते हैं इनका कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। इसी के साथ बच्चों इनके अंदर संपीड़ितता का गुण है वो भी अधिक होता है, विसरण की दर भी इनके अंदर अधिक होती है, और इसी के साथ इनके जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, यानी इनके अंदर रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है पदार्थ के कणों के मध्य, और इसी के कारण इनके अंदर आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। तो इसी के कारण जो गैसें हैं यानी वायु, जो गैसों का मिश्रण है, तो वो क्या हो जाती हैं, विसरित
हो जाती हैं। और इसी के कारण हम कह रहे हैं कि खाना बनाने के लिए जो गैस काम में लेते हैं LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको सिलेंडर में संपीड़ितता अधिक होने के कारण ही भरा जा सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे गैसीय पदार्थों का कोई निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन नहीं होता है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल न्यूनतम होता है और गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, यानी बहुत तीव्रता से ये फैल जाती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, नोट, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG, तो LPG की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, क्या होती है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। तो बच्चों इसको जब संपीड़ित कर पाते हैं, यानी गैसों के अंदर संपीड़न की जो एबिलिटी पाई जाती है, उसी के कारण तो उनको किसके अंदर भरा जा सकता है, यानी सिलेंडर के अंदर भरा जा सकता है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, यानी CNG की फुल फॉर्म है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से यानी LPG और CNG की फुल फॉर्म ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो बच्चों, संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठोस एवं द्रव के विसरण गैसीय कणों में गति तेज और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, क्योंकि जो गैस होते हैं उनके जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और इसी के कारण इनके अंदर जो विसरण है उसकी तीव्रता अधिक होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, क्योंकि गैसों के जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और उसकी दीवार पर एक दबाव बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। यानी जैसे ये एक बर्तन है तो इसके अंदर मान लो इस गैस के जो कण हैं वो इस बर्तन की दीवार पर क्या करते हैं, दबाव लगाते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, यानी कुछ प्रश्न सोल्व करेंगे, उससे पहले हम जो हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने पढ़ा मेटर। तो मेटर के अंदर हमने आपको बताया कि हमारे चारों तरफ ऑलमोस्ट जो चीज़ें होती हैं नेचर के अंदर वो क्या होती हैं, मैटर होती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लेकर भी बताया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये मार्कर हो गया, ये स्क्रीन हो गई, ये फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया और प्लांट है। इस तरीके से यानी सारे के सारे ये क्या हैं, यानी ये हैं मैटर, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और इनका कुछ ना कुछ मास भी होता है। लेकिन हमने कहा ऑलमोस्ट, इसका मतलब ये है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती हैं यानी जो मैटर नहीं होती। उसके अंदर हमने आपको बताया कि इस ट्यूबलाइट से जो रोशनी आ रही है वो है, या फिर लाउड स्पीकर से जो हमें साउंड सुनाई दे रही है वो है, या जो उस गर्म पानी से जो हीट निकल रही है, या हम कहें कि जो हीट होती है वो क्या नहीं करती, यानी प्लेस ऑक्यूपाई नहीं करती और उनका कुछ मास नहीं होता, इसलिए वो क्या होते हैं, मैटर नहीं होते, ये हम कह सकते हैं। और इसीलिए हमने ऑलमोस्ट शब्द काम में लिया। उसके बाद में बच्चों हमने कहा कि जो मैटर होते हैं उनके अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट बताई, जिसके अंदर हमने आपको कहा कि जो सॉलिड स्टेट होती है उसके अंदर जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, यानी उनके अंदर क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है और रिक्त स्थान न के बराबर होता है। अब हमने कण शब्द काम में लिया, इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना हुआ होता है और ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद में बच्चों पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है और इन रिक्त स्थानों को समझाने के लिए हमें आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। उसके बाद में बच्चों हमने देखा था कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य काइनेटिक एनर्जी होती है और इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं और पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण वो मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने आपको बताया कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसेज स्टेट है, उसके अंदर हमने कहा कि वो प्लेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और उनका कुछ ना कुछ मास होता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, मैटर होते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो मैटर की स्टेट है। उसके बाद में बच्चों हमने बताया कि जो सॉलिड स्टेट हैं उनके अंदर जो कण है वो बहुत पास पास होते हैं, रिक्त स्थान उनके अंदर होते नहीं हैं और या होते हैं तो बहुत ही न के बराबर होते हैं और आकर्षण बल मजबूत होता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि वो दृढ़ होते हैं और उनके अंदर विषण होता है वो
वो भी बहुत कम यानी रेयर केस में ही होता है, और संपीड़ितता होती है वो भी नगण्य होती है, उनके अंदर बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद में बच्चों हमने लिक्विड के अंदर बताया कि इनके अंदर जो कण होते हैं वो ठोस की तुलना में थोड़ी दूर दूर होते हैं, यानी इनके मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है, और आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। इसके अंदर विषण की दर है या संपीड़ितता होती है वो ठोस की तुलना में अधिक पाई जाती है। उसके बाद में बच्चों हमने आपको गैसेज स्टेट के अंदर बताया कि इसके अंदर जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके अंदर जो अवकाश होता है या हम कहें जो रिक्त स्थान होता है वो अधिक होता है, इसलिए आकर्षण बल है वो बहुत कम हो जाता है, और इनके अंदर विसरण की कैपेसिटी है या संपीड़ितता होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने मैटर और उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उनकी स्टेट बता दी। उसके बाद में बच्चों हमने ये भी कहा कि जो मैटर है उसका केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है। तो हम यहाँ देखते हैं जो मैटर है उसका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग होता है जैसे एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरा होता है जैसे कंपाउंड, और थर्ड होता है मिक्सचर। यानी जब मैटर का हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस तरीके से उनके 3 प्रकार आ जाते हैं। एलिमेंट यानी हम समझ सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम है तो ये एल्यूमिनियम आ गया, या हम कहें सिल्वर यानी जिसे हम Ag से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जैसे कॉपर हो गया तो ये तो क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। कंपाउंड जैसे हम साल्ट जो कह रहे हैं वो क्या होता है, कंपाउंड होता है, या जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं वो क्या होते हैं, मिक्सर होते हैं। तो इस तरीके से जो मैटर है उसका केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है, जो हम आगे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों हम कुछ प्रश्न हैं उनको सोल्व करके देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध आदि। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि मैटर क्या है यानी पदार्थ कौन कौन से हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि मैटर वही होते हैं जो क्या करते हैं यानी प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं और कुछ ना कुछ मास रखते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे जैसे कुर्सी हो गई, या हम कहें वायु है, बादाम है, नींबू पानी है, तो ये क्या कर रहे हैं यानी कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रहे हैं और इनका कुछ मास भी है, तो ये क्या होंगे, मैटर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी आदि पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि पदार्थों का कुछ द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि विसरण की जो दर होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, और जो गर्म खाना होता है उसका टेम्परेचर अधिक होता है और जो ठंडा खाना होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। और जो गर्म खाना है उसका टेम्परेचर हमने कहा अधिक है तो उसकी विसरण की दर भी अधिक होगी, यानी उसकी महक है वो दूर तक फैल जाती है। लेकिन जो ठंडा खाना है उसकी महक दूर तक नहीं फैलती, उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, विसरण की दर में तापमान के साथ वृद्धि होती है जो गैस में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस के कणों की गति बढ़ जाती है, और जिसके कारण क्या है उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, अर्थात गर्म गैसों में विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो बच्चों जो पानी है जो किस अवस्था में है यानी लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो हमने यही तो कहा था कि पानी के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है यानी रिक्त स्थान पाया जाता है, और इस रिक्त स्थान के कारण ही वो क्या होगा यानी उनके अंदर क्या कर पाता है, उनको पानी के कणों के बीच में जो दूरी अधिक है इसी के कारण वो गोताखोर है वो उस पानी को काट पाता है। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेषित होते हैं। पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि जब जल के कण क्या हैं थोड़े दूर दूर हैं, तो इसका मतलब यह है कि ठोस की तुलना में जो जल के कण हैं उनके मध्य आकर्षण बल है वो कम होता है, और इसी के कारण गोताखोर है वो उस पानी को काट पाता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 के अंदर पदार्थ यानी मैटर क्या होता है, मैटर की
जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उनकी स्टेट देख ली, सॉलिड स्टेट, गैसेज स्टेट और लिक्विड स्टेट। उसके बाद में हमने उनको केमिकल क्लासिफिकेशन भी बता दिया कि इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, उसके बाद में कंपाउंड और मिक्सचर होते हैं, और इसी के साथ बच्चों हमने उनकी विशेषताएं भी पढ़ ली मैटर की, और फिर हमने कुछ प्रश्न है उनको हल करके देखा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।